So welcome back to the new video lectures that as we have earlier discussed that 1.1 is Indian Constitution, evolution, ideology and features. Now it's turn to discuss about 1.2 that is Indian federalism, structure, nature and emerging trends. So first of all, we will discuss about the Indian federalism, where does the federalism term derive, and after that we will discuss about the nature and the emerging trends. So let's start the video without wasting any time. So in this subunit, we have to discuss about the meaning of federation. The term federation is derived from the Latin word fidus, which means treaty or agreement. इसके कहने का मतलब ये है कि जो फेडरेशन टर्म है वो ड्राइव की गई है एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम है फिडस और उसका मतलब होता है कि जहाँ तो कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट। तो इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कहता क्या है कि दस अ फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट which is formed through a treaty or an agreement between the various units। वो कहता है कि फेडरेशन एक न्यू स्टेट है, मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बना है किसकी वजह से, या तो जो अलग अलग वेरियस यूनिट्स अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रीटी हुई है या एग्रीमेंट हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि जो जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे यूएस है, तो मतलब वो एक न्यू स्टेट है और पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। और वो फॉर्म कैसे हुआ है, अलग अलग स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उसकी वजह से एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बना है, उसे क्या कहते हैं, उसी के प्रोसेस को बोलते हैं फेडरेशन। और द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक स्टेट इन यूएस। जो यूनिट्स होते हैं फेडरेशन के अंदर उनको अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं उनको स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर कैंटोन के नाम से जाना जाता है और प्रोविंसेस कनाडा के जो यूनिट्स हैं उनको उस नाम से जाना जाता है और रशिया के अंदर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ओ आई एम सॉरी दैट इज़ नॉट विजिबल, सो इट्स दिस। तो अगेन फिर से डिस्कस करते हैं कि जो यूनिट ऑफ फेडरेशन है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे यूएस के अंदर स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर कैंटोन के नाम से जाने जाते हैं और जो प्रोविंसेस के नाम से कनाडा के अंदर जाने जाते हैं और रशिया के अंदर रिपब्लिक के नाम से जाने जाते हैं। जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं उनको मिलके एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक न्यू स्टेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहता है कि जो हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट होगी वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करेगी, ठीक है। द फ्रेमर्स अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम ड्यू टू द टू मेन रीजंस, ठीक है। फ्रेमर ने दो मेजर रीजन की वजह से फेडरेशन जहाँ फेडरल सिस्टम को अपनाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो दो रीज़न थे। पहला था कि द लार्ज साइज़ ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो कंट्री का साइज़ है ना बहुत लार्ज है और क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एंड दे रियलाइज दैट फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस और द कंट्री बट आल्सो रिकसाइल नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। वो कहते हैं कि जो फेडरल सिस्टम होगा वो सिर्फ इफेक्टिव गवर्नेंस को ही इंश्योर नहीं करेगा, उसके साथ साथ ही नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करेगा। मतलब नेशनल यूनिटी अलग अलग जो मतलब कैसे कोई सक्सेशनिज्म नहीं होगा, कोई स्टेट यूनिटी मतलब सभी यूनिटी को प्रमोट करेंगे, कोई ऐसे भाग के स्टेट अपने से खुद का राज खड़ा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि however the term federation has nowhere used in the constitution। कहता है कि जो फेडरेशन टर्म है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखी गई है। इंस्टेड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अलावा जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर ये कहा गया है सिर्फ कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसको प्रेफर किया जाएगा एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग्स। ये क्या इंडिकेट करता है, टू थिंग्स को इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। मतलब इंडियन फेडरेशन जो है वो इसका रिजल्ट नहीं है कि कोई उन स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है,
जैसे अमेरिका फेडरेशन है, वहाँ के जो स्टेट्स है ना, उनके बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, और उन एग्रीमेंट की वजह से जो सभी स्टेट की सहूलियत के हिसाब से उन्होंने वो एग्रीमेंट किया है और अमेरिकन फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया है। दूसरी बात ये कहता है कि द स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, ठीक है। तो वो कहता है कि दूसरी बात है कि जो स्टेट्स हैं उनको कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि जो फेडरेशन बनाया गया है इंडिया के अंदर, वहाँ से वो भाग जाएं, सक्सीड कर जाएं। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि ये कभी भी इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब डिस्ट्रक्टेड नहीं हो सकता, बिखर नहीं सकता। उसके बाद हम फीचर्स की बात करते हैं, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या फेडरल फीचर्स हमें दिए गए हैं। पहला हम देखते हैं डुअल पॉलिटी की बात करते हैं। डुअल पॉलिटी क्या होता है कि द यूनियन गवर्नमेंट डील विद द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट होगी ना, वो अलग अलग अफेयर्स के साथ डील करेगी, जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स होंगे, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और बहुत सारे, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके पास क्या होगा, वो मैटर्स होंगे जो रीजनल लेवल या लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंस देते होंगे, जैसे कोई पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, सो ऑन। ये इस तरह के पॉइंट आपको पूरे पूरे इसी तरह से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो वेल डिफाइंड पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आपको इनको ऐसे ही पढ़ना होगा। अगर आप इसमें कुछ और अपनी आप ओर से ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो दूसरा हम पॉइंट देखते हैं फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट आल्सो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड प्रेजेंट। मतलब जो कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रिटन ही नहीं बल्कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर। जब वो बना था तो उसके प्रेजेंट के टाइम पे, मतलब प्रेजेंट यहाँ पे 2019 का डेटा दिया हुआ है, इसमें कहा है कि इसके अंदर प्रेम्बल है एक, और यहाँ पे क्या है, 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और उनको 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स उसमें प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद जो फीचर आता है हमारा फेडरल सिस्टम का फीचर होता है, थर्ड फीचर है डिवीजन ऑफ पावर। हमें नेसेसरी है कि जो फेडरल कंट्रीज होती हैं जिन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया होता है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है पावर को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये किसके अंदर दिया गया है, हमारे 7th शेड्यूल के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट 98 सब्जेक्ट। जो यूनियन लिस्ट है ना, सेंटर के पास वाली लिस्ट जिसपे वो अपना जुरिडिक्शन दिखा सकते हैं, वो उस पे उसके अंदर आते हैं 98 सब्जेक्ट्स। जैसे वो मैंने आपको बताया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सो ऑन। तो वो कहते हैं स्टेट लिस्ट के पास 59 सब्जेक्ट्स हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिनके ऊपर बोथ लेजिस्लेट कर सकते हैं, उसके बीच में 52 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट मतलब दायरे, अलग अलग दायरे, कहाँ पे वो अपना लॉ बना सकते हैं, किसको वो मतलब रिफॉर्म कर सकते हैं, जुरिडिक्शन अपना दिखा सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, और बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया, मतलब दोनों बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकते हैं और उनको मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कहीं और सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस समय जो सेंटर का जो ऑर्डर होगा या सेंटर की जो बात होगी वो प्रिवेल कर जाएगी, वो वहाँ पे मानी जाएगी। द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि इन 3 लिस्ट के अंदर कभी मेंशन किए ही नहीं हैं, और वो पावर भी किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है। अब हम 4 फीचर्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे फेडरल सिस्टम अपनाया हुआ हो ना जिस कंट्री ने, वहाँ पे क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, और यही हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लॉ स्टेट बनाएगी, सेंटर बनाएगी, उनको कन्फर्म करना, मतलब उनको वो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उनको वायलेट नहीं करना है, उनको कन्फर्म करना है, उनके ही प्रति जो है अपनी लॉ को फ्रेम करना है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है वो वायलेट ना हो। अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
अगर कुछ जो लॉ बनाए गए हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्लेयर इनवैलिड, नल एंड वॉइड या स्टक डाउन कर सकता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फीचर आता है फेडरल सिस्टम का, वो आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर है वो रहेगी ही नहीं। सेंटर हमेशा अपने आप को मतलब सुप्रीम करने की कोशिश करेगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है तो पार्लियामेंट उसको अमेंड करता जाएगा, तो स्टेट से जो पावर उसको दी गई है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है अमेंडमेंट का, वो रिजिड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। द डिवीजन ऑफ पावर एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन इन इफ द मेथड ऑफ द अमेंडमेंट इज रिजिड। ये जो सारा बातें हैं ना जो फेडरलिज्म की, ये तभी मेंटेन होगी, जो डिवीजन ऑफ पावर जो है ये तभी मेंटेन होगा अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का मेथड जो है वो रिजिड होगा। And hence the constitution is rigid to be extend to those provisions which are concerned with the federal structure। और ये और निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा उन प्रोविजंस को लेके जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, या जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कैन बी अमेंड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन। और इनको अमेंड किया जाएगा सिर्फ जॉइंट एक्शन की, मतलब अगर स्टेट भी चाहती है, सेंटर भी चाहता है, देन उन प्रोविजंस को अमेंड किया जाएगा ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सच प्रोविजंस रिक्वायर्ड देयर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है उन अमेंडमेंट को पास करने के लिए, एंड आल्सो द अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये रहता है हमारा क्राइटेरिया जो अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, जहाँ कोई फेडरल प्रोविजंस को। सिक्स फीचर जो आता है हमारा आता है फेडरल सिस्टम का, वो आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर टू पर्पस। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ठहराता है, हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम को हेड हेड पे रखता है, मतलब अपेक्स बॉडी रखता है, टॉप लेवल पे रखता है। किस पर्पस के लिए? टू पर्पस के लिए। पहला क्या है? प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई वायलेट ना करे। और करता कैसे है? बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू करके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है ना लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको अगर वो किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको वो रिव्यू करता है, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। एंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, कोई झगड़ा अराइज हो रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको भी सेटल करने की जो पर्पस है वो जुडिशरी का है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वेरियस मेजर्स लाइक द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स्ड सर्विसेज कंडीशंस हु वांट टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे मेजर्स दिए गए हैं जिसमें उन्होंने टेन्योर को सिक्योर किया हुआ जजेस का, उनको सर्विसेज की बात की हुई है, और बहुत सारी बातें की हुई हैं जजेस के रिलेटेड, ताकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद हमारा सेवंथ जो आता है फीचर फेडरल सिस्टम का, वो आता है बाइकैमरलिज्म होना चाहिए। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस राज्यसभा एंड लोअर हाउस लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेज होंगे, जो लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर दो हाउसेज होंगे। पहला होगा अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरा होगा लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। जो राज्यसभा के लोग होते हैं ना वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोकसभा होते हैं ना वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी इंडिया के अंदर। ये हमारे हो गए फेडरल फीचर। अब हम थोड़े से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या यूनिटरी फीचर्स भी दिए गए हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। आपने पहले भी देखा होगा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर भी जो लॉ बनाया गया होगा सेंटर का, या कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो उस समय जो लॉ होगा सेंटर का वो प्रिवेल कर जाएगा, या सेंटर की बात होगी वो उस पर खरी उतर जाएगी।
देखते हैं, पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है ये। द डिवीजन ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इनइक्विटेबल फॉर्म द फेडरल फ्रॉम द फेडरल एंगल। मतलब फेडरल एंगल से हम देखें तो इनइक्विटेबल फॉर्म हमें देखने को मिलता है जब हम पावर्स की बात करें सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है अगर हम फेडरल एंगल से देखें। फर्स्टली, पहली बात क्या कहता है कि द यूनियन लिस्ट जो है उसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट है। पहला पॉइंट आ गया कि जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ 52, आई थिंक 52 ही है। पीछे देख लेना आप, जैसे यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 है, जो यहाँ पे जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर 59 है। तो देख रहे होंगे कि 59 स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं और 98 जो है वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। तो कितना डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से जो है सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया गया है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे ना, उनको सीधा यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है। और थर्डली की बात करें तो सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई कि सेंटर के पास जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके ऊपर ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट लिस्ट। फाइनली द रेजिड्यूरी पावर हैज़ आल्सो बीन लेफ्ट विद द सेंटर। और जो रेजिड्यूरी पावर है ना, वो भी सेंटर को ही दी गई है। ये भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। उसके बाद जो सेकंड फीचर की बात करते हैं, यूनिटरी फीचर, वो है कि स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब अनलाइक इन अदर फेडरेशन द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जैसे बाकी फेडरेशंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको राइट होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपनी बॉर्डर को मतलब संभाल के रखना या इंटीग्रेट करके रखना। बट इंडिया के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। द पार्लियामेंट कैन बाई यूनिलेटरल एक्शन चेंज द एरिया बाउंड्रीज नेम और द स्टेट। आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है ये कि पार्लियामेंट जो है वो बिना पूछे स्टेट को उसका नेम और बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो देख रहे होगा आपकी किस तरह से पावर जो है सेंटर के पास ज़्यादा दी गई है। और मोर ओवर कहता है कि इट रिक्वायर ओनली अ सिंपल मेजोरिटी नॉट अ स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से ही वो नाम और एरिया बाउंड्री को स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है सेंटर। एंड हिंस द इंडियन फेडरेशन इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब यूनियन को हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेट को मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उसका नाम एरिया बाउंड्री बिना उसको पूछे बाय सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो यूनिटरी फीचर है ना, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यूएस की बात करते हैं ना, वहाँ पे जो है वो स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना, और जो सेंटर है उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट एज इन केस ऑफ इंडिया देर इज ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूजली जैसे भी यहाँ पे लिख रहा है कि फेडरेशन के अंदर क्या होता है, यूजली इन फेडरेशन द स्टेट हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इन इंडिया ऑन द कंट्री नो सच पावर गिवन टू द स्टेट। और ये पावर कभी भी स्टेट को नहीं दी गई है इंडिया के अंदर। तो देख रहे होंगे कि आप किस तरह से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी उसके ही इर्द गिर्द जो है वो स्टेट को रन करना पड़ता है। बट अगर हम फेडरेशन की बात करें, जैसे यूएस को मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, मॉडल फेडरल स्टेट माना जाता है, वहाँ पे स्टेट को जो है वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है और सेंटर को भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना अपना। तो इंडिया के केस में वैसा नहीं है। और फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लार्ज पार्ट जो है वो जैसे इसके में लिखा होगा कि द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज लेस रिजिड। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है ना, वो कम रिजिड है देन व्हाट इज़ फाउंड इन अदर फेडरेशन। अगर हम अदर फेडरेशन की बात करें, यूएस की बात करें, द बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द यूनिलेटरल एक्शन। जो मतलब ज़्यादा पार्ट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा यूनिलेटरल एक्शन मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही अकेले उसको अमेंड कर सकती है, आइदर बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी से। फर्दर द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली द सेंटर। और वो जो और भी पावर जो है अमेंडमेंट के रिलेटेड सिर्फ सेंटर के पास ही दी गई है। उसके बाद बोलता है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। स्टेट रिप्रेजेंटेशन को भी इक्वलिटी नहीं प्रदान की गई है। कैसे? जैसे आप देखते होंगे तो यूएस के अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेट से 2 मेंबर जो है वो भेजा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द स्टेट आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा
बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अगर हम हिंस मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 1 to 31, ठीक है। यूएस की बात करें तो ऑन द अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द अपर हाउस इज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड। वहाँ पे यूएस के अंदर ना जो रिप्रेजेंटेशन है ना स्टेट्स की, वो रिकॉग्नाइज की जाती है। मतलब वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जो है अलग अलग स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलती है, अपर हाउस के अंदर देखने को मिलती है। जैसे सीनेट के अंदर क्या होता है, सीनेट के अंदर पार्लियामेंट को ही बोलते हैं, वहाँ पे 100 मेंबर होते हैं और 2 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, 100 मेंबर होते हैं, और स्टेट्स कितनी समझ लो 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट से एक एक स्टेट से 2-2 मेंबर वहाँ पे भेजे जाते हैं अपर हाउस के अंदर। तो ये फीचर हमें, यूनिटरी फीचर जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पावरफुल हो जाती है, और स्टेट गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। और जो स्टेट है ना, वो पूरे टोटल कंट्रोल में चली जाती है सेंटर के। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट एन फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि ये कन्वर्ट कर सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी के अंदर बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किए। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस तरह का जो प्रोसेस है ना, वो हमें किसी और फेडरेशन में नहीं देखने को मिलता, जिसने मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि जिन कंट्रीज ने फेडरल सिस्टम को अपनाया है ना, उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। सिटीजनशिप की बात करें, सिंगल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलती है इंडिया के केस में। डिस्पाइट अ डुअल पॉलिटी होने के बावजूद भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अडॉप्ट किया है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को। देयर इज ओनली एन इंडियन सिटीजनशिप, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। यहाँ पे कोई स्टेट सिटीजनशिप की बात नहीं करती है। बाइल अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे स्टेट सिटीजनशिप देखने को मिलती है हमें, और जो सेंटर की भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो यूनिटरी फीचर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन फेडरेशन के अंदर, इंडियन फेडरलिज्म के अंदर, वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी दी गई है हमारे स्टेट्स को भी और सेंटर को भी। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। यूएस के अंदर गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है स्टेट के अंदर, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये गवर्नर को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो इसमें हम पहले देखेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जितना आपको शॉर्ट करना होगा इस में से। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की बात करें, द सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे पहले। इंडियन फेडरलिज्म इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना फेडरल स्ट्रक्चर का, वो होता है कि पावर को डिवाइड किया होना चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो, उनको जो है वो अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया होना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। और रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, स्टेट सेंटर रिलेशन आर बी इनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी डिस्कस एज अंडर। ठीक है, सर पहला आता है हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है हमारे इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अंडर आर्टिकल 245 से लेके 255 तक कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू में द मेन फीचर ऑफ द चैप्टर है लेजिस्लेटिव। मतलब ये कह रहा है कि जो पार्ट 11 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आर्टिकल्स हैं 245 से लेके 255 तक। उसके अंदर प्रोविजन दिए गए हैं रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यहाँ तक आपको लिखना है, बाकी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो पहला क्या है लेजिस्लेटिव रिलेशन, द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द वे ऑफ 3 लिस्ट। समझ गए होंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच, वो 3 लिस्ट में किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं एज ऑफ नाउ, आज अभी के टाइम पे, और ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस
के रिलेटेड हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, सिटीजनशिप एक्स्ट्रा। एंड और जो पावर टू लेजिस्लेट जो है इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है एक्सक्लूसिवली, मतलब पूरी तरह से। स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे पास 61 सब्जेक्ट्स को देखने को मिलते हैं, and all the subjects of local importance such as public order, police, public health, local government, sanitation, agriculture, irrigation, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, और इन सब के ऊपर जो पावर लेजिस्लेट करने को स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है। उसके बाद हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 52 सब्जेक्ट्स। इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, और इसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस समय जो सेंटर का है ना, सेंटर की बात जो है वो प्रिवेल करेगी। उसके बाद आर्टिकल 248 की बात की गई है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट विद द रेजिड्यूरी पावर विद द यूनियन पार्लियामेंट। आर्टिकल 248 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो रेजिड्यूरी पावर हैं जो इन सब लिस्ट के अंदर नहीं दी गई हैं, उन सब्जेक्ट्स के पावर जो है वो यूनियन पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो पार्ट 11 में ही दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन जहाँ पे आर्टिकल जो है वो 256 से लेकर 263 तक प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अंदर पहला आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं स्टेट को, वो शुड बी सो एक्सरसाइज्ड सो एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर मान लो जैसे स्टेट कोई एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करती है, ठीक है, अपने पावर को एक्सरसाइज करती है, या कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, तो उनको उस तरह से एक्सरसाइज करना है, उस तरह से उस पावर को एंजॉय करना है, ताकि जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हो ना, उनको वो इंश्योर करे, उनके साथ ही मिलजुल के वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे, उनके अगेंस्ट ना जाए। इसके कहने का मतलब ये है। और बी पार्ट मतलब बी पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल 57 कहता है कि डायरेक्ट द स्टेट नॉट टू यूज देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन सच ए वे दैट वुड लेड सो एज टू वायलेट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आपको एग्जीक्यूटिव पावर को, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरह से यूज नहीं करना है कि वो क्या करने लगे, जो यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है ना, उसको वायलेट करना ना लगे। आर्टिकल 58 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इंटरेस्ट द स्टेट ऑफिशियल विद द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इवन विदाउट देयर कंसेंट। मतलब वो कहता है कि जो एम्पावर करता है जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं ना, आर्टिकल 258 कहता है कि जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये करना है, क्या करना है, फंक्शन करना है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, विद फंक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर से पढ़ते हैं क्या बोल क्या रहा है ये। आर्टिकल 58 कहता है कि प्रेसिडेंट एम्पावर करता है स्टेट ऑफिशियल्स को इस काम से कि आपको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही फंक्शन करना है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट कहती है वैसा ही तुम्हें फंक्शन करना है, इवन विदाउट देयर कंसेंट, बिना उनकी कंसेंट के। अगर आपको यूनियन गवर्नमेंट नहीं भी कह रही ना, तो भी आपको उनके ही हिसाब से चलना है। ये आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया, 58 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल 58 पार्ट 2 के अंदर कहा गया है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू यूज द स्टेट मशीनरी टू इन्फोर्स द यूनियन लॉ। जो यूनियन के द्वारा लॉ बनाया गया होगा, सेंटर के द्वारा लॉ बनाया गया होगा, उसको यूज करने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट मशीनरी को यूज कर सकती है। आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 262 कहता है empower the parliament to adjudicate disputes between two or more states on the issue of sharing of river water by constituting a 3 member river water tribunal। ये कहता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है ना बिटवीन टू स्टेट्स या उनसे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, इशू क्या राइज होता है शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके, तो उस समय पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है, उसको देख सकती है बाई कंस्टिट्यूटिंग अ 3 member रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम होता है रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। तो उसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, तो उसके उससे मिलके जो है वो पार्लियामेंट उनके उस डिस्प्यूट के ऊपर एडजुडिकेट कर सकती है, मतलब जुरिडिक्शन अपना दिखा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 263 क्या कहता है
ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। President to establish or constitute an interstate council to promote coordination and cooperation among the state। जब अगर आप बात आती है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करने की स्टेट्स के बीच में, तो उस समय पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, जहाँ यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करेगा। किस लिए? कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। किनके बीच में? स्टेट्स के बीच में। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रेसिडेंट इज गिवन द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 155। याद रखना, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हो स्टेट्स के अंदर ड्यू टू बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 155। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है इसका पॉइंट। द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द स्टेट कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना, जो अलग अलग स्टेट्स की, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे JKAS होता है, तो उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। किसकी कंसल्टेशन के साथ? चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ। बट दीज मेंबर्स कुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर दे शेड्यूल टेन्योर। अगर नेसेसरी होता है कि उनको रिमूव करने की ज़रूरत जो वो नौबत आ जाती है, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर पाएगा, ना कि गवर्नर उनको रिमूव करेगा या CM। तो प्रेसिडेंट की ही पावर होती है कि वो उनको रिमूव करेगा। अब हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस तो करना पड़ेगा इसको। द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट सेंट्रल रिलेशन इज द फाइनेंशियल स्फीयर। ये जो है किसके अंदर दिया गया? हमारे पार्ट 12 के अंदर दिया गया है, और आर्टिकल 268 से लेके 293 तक हमारा जो फाइनेंशियल रिलेशन है स्टेट और सेंटर के बीच में, उनको दर्शाया गया है। तो डिस्कस करते हैं वन बाई वन। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम GST बोलते हैं, एक्ट लाया गया डील विद द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। GST council was created by amending the constitution as and inserting a new article 279। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया 279A। 279A ये आर्टिकल किसके रिलेटेड था? GST के रिलेटेड। ठीक है, द GST काउंसिल इज एन ऑल पावरफुल बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द फाइनेंस एंड द स्टेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मतलब ये काउंसिल की बात करें, जो काउंसिल बनी थी ना, उसके अंदर जो अलग अलग मेंबर्स थे वो कौन थे? पहला था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा कौन था? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, अलग अलग स्टेट से। आर्टिकल 268 क्या कहता है? आर्टिकल 268 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कुछ टैक्सेस की, जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे। लिवेट का मतलब होता है लगाए जाएंगे। कलेक्टेड किसके लिए? बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। मतलब वो कलेक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे? स्टेट के द्वारा किए जाएंगे। और इन टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? स्टैम्प ड्यूटीज आती हैं, एक्साइज ड्यूटीज आती हैं एक्स्ट्रा। ये बोल क्या रहा है? कि बोल रहा है आर्टिकल 268 हमें प्रोवाइड करता है वो टैक्सेस की लिस्ट जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? स्टेट के द्वारा। तो वो कौन से आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल नहीं रहा, सॉरी, टैक्सेस होते हैं स्टैम्प ड्यूटीज और एक्सरसाइज ड्यूटीज। अब हम आर्टिकल 269 की बात करते हैं। ये हमें उन टैक्सेस की लिस्ट को प्रोवाइड करता है जो कि कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। मतलब लगाए भी सेंटर के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन दिए किसको जाते हैं? स्टेट्स को दिए जाते हैं। आर्टिकल 270 की बात करते हैं। प्रोवाइड फॉर अ लिस्ट ऑफ सर्टेन टैक्सेस। ये भी कुछ ऐसे लिस्ट की टैक्सेस की लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है जो कि लगाए जाते हैं और कलेक्टेड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, बट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 271 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप टैक्स लगाएंगे एंड काइंड ऑफ सर्चेज, लिवे एनी काइंड ऑफ सर्चेज on any duty or tax mentioned in the article 269 and 270। 270 और 269 आर्टिकल के अंदर जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं उनके ऊपर आप सरचार्ज लगा सकते हैं। ये पता नहीं होता क्या है, लेकिन वो पार्लियामेंट लगाएगी उनके ऊपर।
Article 272 provide for a list of taxes levied and collected by the center and made distributed between the center and the state. It include the exercise duties. ये कहता है कि जो लिस्ट प्रोवाइड करता है वो टैक्सेस की जो लगाए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे सेंटर के द्वारा, बट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे स्टेट और सेंटर के बीच में, और इसके अंदर कौन कौन से आती हैं, एक्सरसाइज ड्यूटीज आती हैं. आर्टिकल 275 प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ ग्रांट इन एड. ये प्रोवाइड किया है गया है किसके लिए, इसके अंदर प्रोविजंस है ग्रांट इन एड को, मतलब ग्रांट इन एड का रिलेटेड स्टेट्स के लिए बाय द सेंटर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. मतलब अगर फाइनेंस कमीशन चाहता है कि स्टेट्स को ग्रांट इन एड दिया जाए तो वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा. किसके थ्रू, ये आर्टिकल किसके में कौन से मेंशन किया गया है, 275 के अंदर मेंशन किया गया है. उसके बाद आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कंप्राइजिंग ऑफ द चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स. समझ के होंगे कि जो आर्टिकल 280 है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आपको एक फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करना है, प्रेसिडेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा, कितने पीरियड के लिए, 5 ईयर्स के लिए, जिसके अंदर चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे. उसके बाद बोलता है कि द स्टेट आर केप्ट डिपेंडेंट अपॉन दिस सेंटर एज मस्ट टेक एज प्रायर परमिशन टू द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर रेजिंग लोन्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री. यार मिस करो कितना लिखोगे. और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एम्पावर द ऑडिट टू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट. अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख लेना, नहीं तो नहीं करना इसको. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो विजिटेड पावर टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स. एंड पढ़ लेना यार एक बार इसको. उसके बाद हमारे आ जाते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन फेडरलिज्म. ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया.